Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Do you want to crack Polytechnic entrance exam? Do you want to crack lateral entry exam? Or do you want a job? We are here to help you. We provide coaching for Polytechnic admission tests, semester classes for all the branches, lateral entry exam, RRB, SSC, APSC, APDCL coaching for junior engineers. We have the best faculties and great mentors. Every year, different students from different places either crack the entry exams or get the desired jobs with the help of our coaching. So, are you one of them? Yes, you are. So join us, subscribe to our channel or visit us. वेलकम टू एफएन कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय नेपाल और भारत के बीच में हुए जो वाद विवाद है उसके ऊपर में है। वाद विवाद स्टार्ट किया था नेपाल ने और भारत अभी तक बड़े संयम से उनका उत्तर दे रहा है। चलिए आज का क्लास उसी सब्जेक्ट के ऊपर भी स्टार्ट करते हैं। नेपाल विवाद दो बिंदु पर है। एक तो केपी शर्मा ओली ने जो पार्लियामेंट में दिया कि इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो मोर लिथल है, मतलब ज्यादा खतरनाक वायरस इंडिया का है। और दूसरे उन्होंने मतलब नेपाल ने एक एग्रीमेंट था, सुगौली एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के तहत एक नदी को, जो दोनों कंट्री के बीच में जो नदी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट कर दिया है। ये डिस्प्यूट क्या है और इसका ऐतिहासिक क्या बिंदु है, इसको आज समझते हैं। हम लोग सबको ही जानता है कि नेपाल हम लोगों के एकदम ऊपरी भाग में है। एक समय में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह अंग्रेजों के आने से पहले जब मुगल कमजोर हो रहे थे तब इन्होंने क्या किया, ये 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया, नेपाल जो आज यहां पर है, यहां से आगे बढ़ करके आगे कुमाऊं गढ़वाल को जीत लिया था, इधर तराई का इलाका जीत लिया था, इधर सिक्किम को जीत लिया था। तो उस वक्त नेपाल का नक्शा कुछ इस प्रकार था, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अपने YouTube चैनल पे रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको ये पूरा नक्शा दिखाई देगा। तो ये नक्शा पहले भारत स्वाधीन होने से पहले इस तरह से उनका था। भारत स्वाधीन से नहीं, एक एग्रीमेंट से पहले उनका नक्शा इस प्रकार था। इस तरफ सतलज नदी और इस तरफ तीस्ता नदी, ये उनका बॉर्डर हुआ करता था जब तक अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं हुआ तब तक। सतलज नदी, तीस्ता नदी, ये एरिया तराई का एरिया जो अवध का कुछ हिस्सा था, जो उन्होंने अपने बाहुबल से जीत लिया था, क्योंकि चूंकि मुगल इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं रह गए थे तो इन्होंने धीरे धीरे करके अवध का कुछ इलाका अपने में मिला लिया था अपने बाहुबल के दम पे। लेकिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब सिराजुद्दौला को हरा करके इंडिया में कैप्चर करना शुरू की तो उसका आकांक्षा बढ़ते चला गया। उसी वक्त नेपाल के साथ उनका एक युद्ध हुआ था। ये 1814 और 1816 के बीच में ये एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट थे, बहुत अच्छे बंदूकें थी, गोला बारूद था, और नेपाल अपना युद्ध शैली बदला नहीं था। युद्ध शैली बदलने नहीं के कारण नेपाल जो बहुत ही अच्छे योद्धा हुआ करते थे और अभी भी हैं, बहुत सारे भारतीय सेना में आज भी नेपाली काम करते हैं और उनके नाम पे अंग्रेजों का बनाया हुआ एक गोरखा रेजिमेंट आज भी चालू है और चल रहा है और हमारे देश की सेना में वो कार्यरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपाली जो योद्धा हैं वो कितने बहादुर होते हैं। लेकिन क्योंकि 1814 और 1816 के जो युद्ध था वो नेपाली लोगों के प्रति नहीं था, मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने पुरानी सभ्यता का मेल और युद्ध था। तो उस युद्ध में
जो जिसका इक्विपमेंट, जिसका मारक क्षमता ज्यादा अच्छी होगी वो अपने आप जीत जाएगा। तो नेपाल हार गया। तो उस वक्त राणा बहादुर शाह चूंकि हार गए थे, तो उन्होंने दो लोगों को एग्रीमेंट के लिए भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल राजा, इन दोनों के बीच में सुगोली में एक एग्रीमेंट हुआ था। सुगोली आज जो चंपारण में है, बिहार का एक जिला है चंपारण, उसी में एक जगह का नाम है सुगोली। तो उस सुगोली में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और नेपाल राजा की तरफ से लोगों का मील हुआ और वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ जिसको सुगोली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उस सुगोली एग्रीमेंट में राजा गुरु राज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय ने नेपाल को रिप्रेजेंट किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तरफ से एग्रीमेंट में साइन किया था। उस एग्रीमेंट का नतीजा क्या हुआ कि नेपाल का जो तराई का इलाका उन्होंने कब्जा कर रखा था, उन्हें अंग्रेजों को वापस करना पड़ा और गढ़वाल कुमायूं को भी अंग्रेज अपने में ले लिए। इधर जो सिक्किम का इलाका था, इधर भी अंग्रेजों ने ले लिया। तो जो ये नक्शा जो पहले पूर्वोत्तर में था, उस नक्शे में क्या था, ये सतलज नदी थी। इधर आप समझ लीजिए सतलज नदी, इधर तीस्ता। सतलज और तीस्ता नदी के बीच में उनका एरिया था जो कट करके लगभग इतना रह गया। ये बाकी इलाका अंग्रेजों ने ले लिया था। अब चूंकि युद्ध में हार चुके थे तो देना तो पड़ेगा ही, दे दिया। तो उनको सुगोली में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उनको अंग्रेजों ने बताया था कि इस तरफ एक नदी है, पहले भी दो नदियां थी, सतलज और तीस्ता। अब दो नदियां आती हैं, इधर शारदा और ये मेची, ये दो नदियां हैं आज के डेट में। शारदा इंडियन साइड बोलता है, इसी शारदा नदी को नेपाली लोग काली या महाकाली बोलते हैं। इसी रिवर का नाम जो भारतीय बोलते हैं कि ये शारदा रिवर है, उसको नेपाली लोग महाकाली या काली रिवर बोलते हैं। इधर मेची रिवर है, जो आप लोगों को बता दूं, ये मेची रिवर नेपाल से निकल करके बिहार में महानदी में मिल जाती है। अब ये महानदी किशनगंज में वो जाकर के उसमें समाहित हो जाती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। ये मेची नदी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बिहार में आकर के इस पर रुक जाता है। लेकिन ये चूंकि इंडिया नेपाल का बॉर्डर का डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया ये है शारदा का नदी और नेपाली लोग जो बोलते हैं काली या महाकाली नदी। तो प्रॉब्लम कहां पर है, इसको समझने के लिए हमें एक नक्शे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो नक्शा ये है, यहां पर है शारदा नदी भारत की तरफ से या महाकाली नदी, आप इन दोनों नामों को याद करके रखिएगा। और इधर है मेची रिवर। अब चूंकि इस एरिया को अंग्रेज इंडिया को देके गए थे कि ये आपका एरिया रहेगा, और नेपाली भी इसको मानते हैं, दोनों एग्रीमेंट इसी सुगोली के एग्रीमेंट को मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो काली रिवर या शारदा रिवर है वो कुछ इस प्रकार है। मतलब शारदा रिवर या काली रिवर का जो उद्गम स्थल है वो तीन नदी छोटी छोटी जल स्रोतों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक जल स्रोत का नाम अलग, दूसरे जल स्रोत का नाम अलग, तीसरे जल स्रोत का नाम अलग है। ये लेपू लेक है। एक जल स्रोत जो लेपू लेक, जो इंडिया बोलता है कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो लेपू लेक, जो इसका जो जल स्रोत है वहां से बनने वाली शारदा या काली नदी का जो उद्गम स्थल है, ये आपका बॉर्डर है। नेपाल ये बोलता है कि लिम्पायझुरा जो गढ़वाल का एक पार्ट है, हिस्सा है, ये यहाँ पे जो इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है। ये उद्गम स्थल पर ही केंद्र करके इन्होंने डिस्प्यूट आरंभ किया था। अब ये डिस्प्यूट आरंभ हुआ क्यों? भारत सरकार को ये इतना इंपॉर्टेंट
डिसीजन क्यों लेना पड़ा और आज वाद विवाद तक चला गया, ये कारण क्या है? तो इस कारण को समझने के लिए समझिए कि जो हमारी भारतीय लोगों की एक यात्रा होती है मानसरोवर यात्रा, वो मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नथुला दर्रे से गुजर करके मानसरोवर तक लोग जाते हैं। और ये रूट बहुत लंबा रूट है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रास्ता होने के कारण हर कोई वहां तक पहुंच भी नहीं पाता और आम आदमी चाह करके भी बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। तो आज ये समस्या का समाधान करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस एरिया में, जो चूंकि ये पहले से इंडिया के कब्जे में था, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन इस एरिया में उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ किया। वो रोड कंस्ट्रक्शन पहले क्या था, इस तरह से समझ लीजिए आप, एक काला पानी नाम का एक जगह था, इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ तक रास्ता बना दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस लेकर के 80 किलोमीटर का जो काला पानी से जो रास्ता था उसको लेपो लेक करके बना दिया। ये एक नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था बीआरओ, जो इंडियन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक 80 किलोमीटर का रास्ता नया बनाया। जब रास्ता नया बनाया तो वो लेपो लेक तक चला गया। लेपो लेक जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है उसको क्रॉस नहीं किया, उसे पहले ही रख लिया। लेकिन चूंकि वो ये काला पानी जो नदी बीच में आ रही थी, उस नदी को क्रॉस कर करके यहां तक बना दिया था। अब इस पे ब्रिज भी बन गया और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल पहाड़ों को काट करके सुरंग बना करके उसके अंदर से बनाना पड़ा रास्ता। था ये क्रिटिकल। काम तो कंप्लीट हो गया। अब काम कंप्लीट होने के बाद नेपाल ने बोला कि आपने जो ये रास्ता कंप्लीट किया है ये एक्चुअली हमारे पार्ट में बना लिया है और आप इसको यहाँ से आप अपना कोई अधिकार नहीं रख सकते हैं। अब चूंकि रास्ता बनाया किस लिए था, मानसरोवर यात्रियों के सुविधाओं के लिए, जो पहले सिक्किम से चल करके दूर घूमते हुए जाते थे और मानसरोवर यात्रा में जाते थे। अब क्या हो गया है, अब चूंकि अगर ये रास्ता खुल गया तो इससे क्या होगा, हम लोगों को लगभग 2 दिन की यात्रा में सहयोग मिल जाएगा। यानी 2 दिन में हम ये यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। आने और जाने में केवल 2 दिन का समय लगेगा। तो इस 2 दिन के समय मतलब बहुत सारा जो पहले जो क्रिटिकल रास्ता था, बहुत ही ऊंचा नीचा और दर्रे थे और खाइयां थी, उस एरिया को अब हमको क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। खाइयां तो अभी भी पड़ेंगी, क्रिटिकल रास्ता तो अभी भी है, लेकिन डिस्टेंस कम हो गया। तो जो पहले चाइनीज जो थे उनको जितना पेमेंट देना पड़ता था, अब पेमेंट तो कम देना पड़ेगा, प्लस यात्रियों की सुविधा भी हो जाएगी। दूसरी बात, फ्यूचर में चाइना अगर अटैक करता है तो हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई देने के लिए, हमारे आर्मी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई देने के लिए जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो काला पानी से लेपो लेक तक उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया है ये 2 तरीके से, एक तो इससे आपके यात्रियों को भी सुविधा होगी और फिर आर्मी के लिए भी ये सुविधाजनक होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि लिपेथुरा, काला पानी और लेपो लेक, ये 3 उद्गम स्थल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है शारदा रिवर या महाकाली रिवर के लिए। नेपाली इस रिवर को महाकाली और हमारे इंडियन लोग शारदा बोलते हैं इस रिवर को। ये जस्ट वैसे ही है जैसे सिंधु नदी, 4-5 नदियों को मिल करके सिंधु नदी बनती है, जैसे रावी, ताप्ती, इस तरह से 4-5 नदियां हैं उसके साथ मिल करके बनती है। स्टार्टिंग पॉइंट मानसरोवर उसका भी है। तो ये जस्ट वैसे ही एक नदी है शारदा रिवर। इसी रिवर को नेपाल और इंडिया दोनों बोलते हैं कि ये आपका बॉर्डर है, जो एग्रीमेंट में ऑलरेडी है। डिस्प्यूट केवल यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा इलाका नहीं है। हाँ, अभी कुछ 2 दिन पहले जब केपी शर्मा ओली जी ने कुछ जब कड़े शब्द जब लिए तो उनकी जो सेना है, जो एनसीपी, उनकी पार्टी है एनसीपी, जो पहले नहीं थी, लेकिन राजा और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के एक एग्रीमेंट किए थे माओवादियों के साथ। और ये माओवादियों का दल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का भी इस वक्त शासन है। अब कम्युनिस्ट हमेशा कम्युनिस्टों का साथ देते हैं, क्योंकि इंडिया ने
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर में जरा सा दबाव दिया तो चाइनीज ऑलरेडी जो पाक के साथ में रहते हैं उन्होंने नेपाल को बोला कि आप इसको डिस्प्यूटेड एरिया क्लियर करिए और इंडिया को थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए। वो ये चक्कर बस यही है। और नेपाली जो राजा है उनको पता नहीं है कि इस वक्त इंडिया में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, एक डिस्प्यूट नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे 2014 में, उसके बाद नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मधेसिया आंदोलन। उस मधेसिया लोगों के साथ इंडिया गवर्नमेंट का जो भी अंडरस्टैंडिंग रहा हो, उसके सपोर्ट में इंडिया गवर्नमेंट ने उनकी सप्लाई रूट बंद कर दी थी। यानी इंडिया और नेपाल का जो सप्लाई रूट था इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। अब देखिए, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए आपको नक्शा समझना पड़ेगा। नेपाल एक लैंड-लॉक एरिया में रहने वाला देश है। लैंड-लॉक किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से भूमि से यानी जमीन से जुड़ा हुआ हो और चारों दो देशों के बीच में रहने वाला बफर स्टेट है। ये बफर स्टेट जब भी कुछ बोलता है तो आइदर इसके अगेंस्ट में जाएगा या इसके अगेंस्ट में जाएगा। तो ऐसे स्टेट को उन दोनों से अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ती है। तो नेपाल ने क्या किया, मध्यसीय लोगों को संवैधानिक कुछ दर्जा थे तो उनको नहीं दिया था। ये 2015 की घटना है। तो भारत सरकार और सब मध्यसीय लोग जो वहां पे रहते हैं वो प्राय इंडियन लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, लेकिन उनको संवैधानिक कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो वहां मधेसिया लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में जितना यहाँ से सप्लाई रूट था, जो रास्ते उनको जाते थे, यानी इंडिया से जितनी सप्लाई जाती थी उसको रोक दिया था। यानी ट्रकों का लंबा लंबा लाइन लगा था। ये 2015 की घटना है। उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल में 1 केजी आलू जो इंडिया में उस वक्त 10 रुपए किलो बिक रहा था, वहां लगभग 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तक पहुंच गया था 1 किलो आलू। तो सोचिए क्रूड ऑयल की क्या हाल होगी। और उनको क्रूड ऑयल इंडिया से ही सप्लाई जाती है, यानी इंडिया से अगर उनकी सप्लाई रूट अगर रोक दी जाए तो उनका हालत खराब हो जाएगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आपको 2015 बस उनको याद करने लेना चाहिए था। 2015 में जब इंटरनेशनल फ्लाइट आती थी तो उनको वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, देखिए हमारे पास तेल आपको देने के लिए है नहीं, तो आप आने और जाने के लिए भी आप तेल अपनी गाड़ी में ले करके ही आइएगा। मतलब एरोप्लेन में अपना इतना ईंधन लेके आइएगा या तेल लेके आइएगा कि आए और आप जाएं भी, हमारे पास आपको देने के लिए तेल भी नहीं है। तो ये 2015 में हुआ था। फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया, मधेसिया लोगों को कुछ संवैधानिक कुछ सुविधाएं प्रदान की और ये एग्रीमेंट के कारण भारत सरकार ने, जब वहां पे आंदोलन खत्म हो गया तो भारत सरकार ने उस रोड को खोल दिया। लेकिन उस परिस्थिति में 2 महीने में नेपाल की हालत खराब कर दी थी। तो सोचिए उस वक्त 2015 में जब मोदी जी कुछ नहीं किए थे और आज जब अजय कुमार बिष्ट भी बैठे हुए हैं और सुशासन बाबू भी साथ में बैठे हुए हैं और भारत सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, तो इनकी क्या हाल करेंगे। खैर ये तो अलग पॉलिटिकल इशू है। आज का विषय बिंदु था नेपाल और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर। ये एग्रीमेंट अंग्रेजों ने किया था। इंडिया गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम उसी एग्रीमेंट को मानते हैं, यानी सुगौली एग्रीमेंट को ही मानते हैं। नेपाली लोग बोलते हैं कि हमारा एग्रीमेंट का जो उसका मतलब इस जो नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लुपाईधुरा से है और इंडिया गवर्नमेंट बोलती है ये लेपू लेक से है। तो आप इसको मानिए, नेपाल बोलता है आप इसको मानिए। यही एक मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है इसमें। लेकिन एक बात और बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन लोग रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले कुछ नेपाली लोग बहुत ज्यादा जब उत्साह में आ गए तो उन्होंने नेपाल का झंडा लगाने की कोशिश किया था। तो इस एरिया के रहने वाले गांव वासियों ने उन्होंने पीट करके बॉर्डर में ही रोक दिया और पीट करके उनको वापस कर दिया। तो फिर उन लोग जाकर के नेपाल सरकार से मतलब ये कुछ बात किए थे कि वहां पे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो चूंकि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट है और इंडिया का आदमी है, तो वहां के रहने वाले ज्यादातर लोग नेपाली ही हैं, गोरखा ही हैं। और ये गोरखा लोगों ने ही गोरखा लोगों को पीट करके भगाया था। इसलिए भगाया था कि तुम्हारे चक्कर में हमारा लोग मतलब
उन गोरखा गांवों का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो। आशा करता हूँ आपको इंडिया नेपाल के बीच में हुई जो डिस्प्यूटेड बातें हैं वो समझ में आ गई। ये ऐतिहासिक बिंदु है, अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe to our channel and turn on the bell icon.